बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक व्याकरण से हम लोग आज भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भाषा से। भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे सबके साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है और इस मेलजोल में वह अनेक लोगों के संपर्क में आता है और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। यह आदान प्रदान मौखिक, सांकेतिक और लिखित रूप में मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। तो इसमें जैसे कहानी सुनाना, पत्र लिखना आदि। ये हम लोग भाषा के बारे में। भाषा के जो दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा में दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के भेद दो हैं। पहला है मौखिक भाषा, मुख्य जो है वो मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा जैसे कि काव्य पाठ करना और कहानी सुनाना और पाठ पढ़ाना, तो ये सब जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा, जब हम लिखकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। जैसे कि लिखित भाषा में
हम लोग लिख कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसमें जो है वो लिखित भाषा होती है। और लिखित रूप में जैसे कि उत्तर लिखना, इत्यादि जो है वो लिख कर प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर काव्य पाठ आदि यानी कि जो हम बोल कर प्रकट करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिपि क्या होती है। भाषा के बाद हम लोग लिपि देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं और लिपि का क्या महत्व है। अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ और भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो व्याकरण जो है ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी, आ और करण, जिसका अर्थ है भली भांति समझाना। अतः व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण यह कार्य भाषा का विश्लेषण करके करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है। लिपि के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे व्याकरण। यहाँ पर हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण कर रहे हैं। भाषा, लिपि व व्याकरण। और अब यहाँ पे व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है
व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। नियमों का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। और व्याकरण में भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण भाषा को नियमित और जो है व्यवस्थित रखता है और इसी से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है और वह चिरस्थायी बनती है। और व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने व्याकरण के अंतर्गत भाषा और लिपि के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना और इसके बाद व्याकरण के बारे में। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और संस्कृत लिपि भाषा की जननी मानी जाती है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है और अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फ़ारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और देवनागरी, रोमन तथा गुरुमुखी लिपियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जबकि उर्दू फ़ारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। और इसके बाद जो है वो है बोली, और बोली से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, यह किसी विशेष स्थान में प्रयोग होती है और तथा इसका क्षेत्र भी सीमित होता है जहाँ पर कि वो भाषा बोली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोला जाने वाला भाषा का रूप ही बोली कहलाता है। तो बोली का क्षेत्र जब बढ़ जाता है, उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। तो बोली केवल बोलचाल में प्रयोग की जाती है, इसका लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता, जबकि उपभाषा का लिखित रूप ही होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के विभाग हैं, जिसमें कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत जो 4 विभाग हैं इसके, व्याकरण के विभाग पहला है वर्ण विचार,
दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा है यहाँ पर पद विचार और वाक्य विचार। और चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण के विभाग में व्याकरण तथा भाषा में चोली दामन का साथ है और भाषा का प्रधान अंग जो है अथवा पहली इकाई वाक्य है। और वाक्य शब्दों से बनता है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्द या पद वर्णों से बनते हैं और ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप ही वर्ण कहलाते हैं। ये सभी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं और इनकी प्रकृति, रचना, प्रयोग का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। तो इसलिए वर्ण विचार के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह है वर्ण, उसके भेद, आकार, उच्चारण आदि का उल्लेख किया जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब जितने हैं उनका अध्ययन होता है। और फिर है शब्द विचार। और शब्द विचार में जो है भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत जो है व्युत्पत्ति के आधार पर और उनके जो भेद और रचना आदि पर विचार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उत्पत्ति जो है शब्दों का भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और बहुत सारे और भी उसमें प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कि देशज और विदेशी ये सभी जो है वो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है भाषा के विभिन्न रूपों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तो इस तरह से शब्दों का जो वर्गीकरण है वो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी होता है। तो इसके बाद आता है पद विचार। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। इसमें पद उसके भेद, उसके विकारी या अविकारी रूप, पदबंध आदि पर विचार किया जाता है कि उसमें उस पद की पहचान क्या है और उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से क्या है, इन सब पर भी जो है विचार किया जाता है। अब वाक्य विचार, इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, उपवाक्य, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राष्ट्र भाषा है और संस्कृत भाषा के उत्तराधिकारी है। और भारत में हिंदी जनता में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके बोलने वालों से इसके समझने वालों की संख्या और भी अधिक है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है और वह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। यह केंद्रीय सरकार की तो राजभाषा है ही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आदि अनेक राज्यों की भी राजभाषा है। हिंदी की उपभाषाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं हैं। और पहाड़ी वर्ग की जैसे गढ़वाली और कुमायूनी उपभाषाएं इस वर्ग में आती हैं। राजस्थानी में जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। और बिहारी में जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी इस वर्ग की उपभाषाएं हैं। तो हिंदी का क्षेत्र जो है वो निरंतर विस्तार पाता रहा है और
हिंदी बोलने वालों की संख्या को देखते हुए इसका विश्व में तीसरा स्थान है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।